तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूँ आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का सेमेस्टर 5 मेजर 9 का है, ठीक है। मेजर 10 का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा, मेजर 9 का भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग मेजर 9 का फिर से क्वेश्चन देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इसको भी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 22-26 का जो था पेपर, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्ती क्या है और इसके प्रकारों के बारे में, इसके प्रतिरूपों के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन को। क्या है? ग्रामीण अधिवासों यानी कि बसाव या बस्ती के प्रकारों एवं प्रतिरूपों का वर्णन करें। यानी कि ग्रामीण बस्ती क्या है, उसके प्रकार क्या है और उसके प्रतिरूप, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो क्या है उत्तर को हम लोग चलिए जानते हैं। उत्तर क्या है? ग्रामीण उत्तर क्या है? ग्रामीण अधिवास, जिसे ग्रामीण बस्तियां भी कहा जाता है। अधिवास का अर्थ किसी व्यक्ति का अस्थायी निवास या रहने का स्थान होता है, जहाँ वे लंबे समय तक रहने का योजना बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो अधिवास कहा जाता है। यानी कि वैसा स्थान जहाँ पे मनुष्य जो है वो अस्थायी रूप से बसता है या फिर लंबे समय तक रहने का योजना बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? अधिवास कहा जाता है। अब अधिवास जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण होता है, एक शहरी अधिवास होता है। तो शहरी भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है, तो अभी हम लोग ग्रामीण पढ़ रहे हैं। आगे चलिए जानते हैं। मनुष्य को जहाँ रहने के लिए सड़क भवन का सम्मिलित रूप होता है, उसे बस्ती का संज्ञा दिया जाता है। ये मुख्य रूप से प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं। अब ग्रामीण लोग जो है, यानी कि एक ग्रामीण की बस्ती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से किससे ज़्यादा जुड़े होते हैं? तो प्रकृति से वो ज़्यादा जुड़े होते हैं। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो जहाँ पे सड़क भवन या भवन सड़कों का और भवनों का जो सम्मिलित रूप होता है, उसी को बस्ती का संज्ञा दिया गया है। जहाँ से सड़क गुजर रही हो, भवन भी हो, तो उसी को क्या कहा गया? तो बस्ती कहा गया है। और ये जो है मुख्य रूप से किस पे निर्भर होते हैं? तो प्रकृति पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जुड़ाव जो होता है वो प्रकृति से ज़्यादा होता है। आगे है, ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया। तो एक का करके हम लोग सभी प्रकारों के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि 4 प्रकार है क्या क्या, ठीक है। तो पहला है गुच्छित, संकुलित, सघन अथवा आकेंद्रित अधिवास। तो एक ही नाम है सबका, मतलब एक ही है, ये पहला ही है, यह भी है, ठीक है। तो इसका इतना नाम है, गुच्छित भी इसी का नाम है, संकुलित, सघन अथवा अकेंद्रित अधिवास, सब इसी का नाम है। तो ये पहला हुआ। आगे है दूसरा। दूसरा क्या क्या है? तो दूसरा है अर्धगुच्छित, अर्धसघन अथवा विखंडित अधिवास। तो ये दूसरा हो गया। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धगुच्छित, अर्धसघन और अथवा विखंडित अधिवास के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पल्लीकृत अथवा बिखरे अधिवास। चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी अधिवास, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला है गुच्छित या सघन अधिवास, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। नाम से ही पता चल रहा है गुच्छित, यानी कि गुच्छा एक चाबी का गुच्छा होता है, पूरा एक गुच्छा, यानी कि सटा सटा, ठीक है। सघन जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। तो इस प्रकार की बस्तियों में घरों की घनत्व अधिक होती है, यानी कि वहाँ पे क्या, घर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और वे एक दूसरे से करीब होते हैं। यानी कि एक दूसरे का घर जो होता है एकदम सटा सटा होता है, जैसे गांव में देखने को मिलता है ना, एक छत पे चढ़ गया तो दूसरा छत पे जा सकते हैं, तीसरा छत पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो घरों की जो घनत्व होती है वो अधिक होती है और घर जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, तो सटा सटा होता है। आगे है, ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो ऐसी बस्तियां जो है ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान और उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे है, कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सन्हत यानी कि एकत्रित या भरा हुआ क्षेत्र जो होता है गांव में रहते हैं, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। तो बहुत जगह पे क्या है कि लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से
जो है वो एक एकत्रित यानी सघन गांव में वो बसना पसंद करते हैं, जैसे कि मध्य भारत के जो बुंदेलखंड प्रदेश है और नागालैंड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है दूसरा अर्धगुच्छित अधिवास। दूसरा क्या है? अर्धगुच्छित अधिवास। तो इसमें क्या है, ये अधिवास गुच्छित और पल्लीकृत अधिवास के बीच का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये दोनों के बीच का आता है। इन अधिवासों में घरों की संख्या गुच्छित अधिवासों की तुलना में कम होती है, यानी कि जो पहला है गुच्छित अधिवास, पहला हम लोगों ने पढ़ा, तो गुच्छित अधिवासों से इसमें घरों की संख्या यानी कि घरों की घनत्व और घरों की जो संख्या होती है वो कम पाया जाता है, लेकिन पल्लीकृत अधिवास की तुलना में अधिक पाया जाता है। लेकिन जो इसके बाद जो आएगा पल्लीकृत, उससे वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन? तो अर्धगुच्छित अधिवास। आगे है ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। आगे है तीसरा पल्लीकृत अथवा बिखरे अधिवास। नाम से ही पता चल रहा है बिखरे अधिवास। ठीक है, तो बिखरे मतलब एक घर यहाँ एक दूसरा घर वहाँ, यानी कि इधर उधर करके घरों की संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिवास में घर एक दूसरे से काफ़ी दूरी और स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। इन बस्तियों को पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो ये जो पल्लीकृत अथवा बिखरे अधिवास है उन सभी को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे अधिवास मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। आगे है चौथा परिक्षिप्त अथवा एकाकी अधिवास। एकाकी अधिवास यानी कि एका घर यानी एक घर यहाँ दूसरा घर पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे करके। ठीक है, एका घर जहाँ पाया जाए, तो वही है, नाम से ही सबका पता चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिवासों में केवल 1 या 2 घर होते हैं। ठीक है, या तो एक घर 2 घर इधर उधर, मतलब जो बोलते हैं ना छिटाइल, उस तरह से इसका घर जो होता है, एक यहाँ तो दूसरा वहाँ, तीसरा वहाँ, तो बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पे घर होता है। ठीक है, जो किसी अन्य बस्ती से दूर होते हैं। अरे जो क्या होता है कि जो दूसरा बस्ती है उससे वो अलग होता है, वहाँ पे वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वो अलग होता है। ठीक है, अन्य बस्ती से क्या तो दूर होते हैं। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह रूप पाया जाता है। आगे है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। तो इसके प्रतिरूप है ग्रामीण अधिवास क्या है ये हम लोगों ने जाना, ग्रामीण अधिवास के प्रकारों को जाना। अब हम लोग इसके प्रतिरूपों को जानेंगे। क्या है? पहला क्या है? रेखिक प्रतिरूप। तो रेखिक प्रतिरूप में क्या है? इस प्रतिरूप में अधिवास सड़क या नदी के किनारे रेखिक रूप से फैली होती है। तो ये जो है वो ज़्यादातर सड़क और नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि वैसे घर जो क्या होते हैं नदी या सड़क के किनारे बसे होते हैं, उसी को रेखिक प्रतिरूप कहा जाता है। आगे चौराहा या चौकपट्टी प्रतिरूप। इससे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, वैसी बस्तियाँ जो 2 रास्ते जो एक दूसरे को क्या समकोण पर काटते हैं तथा उस रास्ते के किनारे जिन बस्तियों का विकास होता है, चौराहा प्रतिरूप कहलाता है। यानी कि आप लोग जब चौक वगैरह पे जाते होंगे तो जो ऐसे करके जो यानी कि ये बीच का चौक हो गया। ठीक है, इधर से भी एक रास्ता आ रहा है, इधर से भी एक रास्ता आ रहा है, इधर से भी एक रास्ता आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो ये क्या करती है? एक दूसरे यहाँ समकोण पे ये एक सबको काटती है। ठीक है, सबको क्या कर रही है? ये समकोण पे काट रही है। तो वैसी बस्तियाँ जो एक दूसरे को क्या करती है? तो समकोण पे काटती है। ठीक है, समकोण पे काटती है और उसके जो उसी पे जो बस्ती बसा होता है, उसके किनारे किनारे जो बस्ती बसा होता है, उसी को क्या बोला जाता है? तो चौराहा प्रतिरूप बस्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, या चौकपट्टी। ये चौक पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चौक जो है बीच वाला जो है वो बड़ा सा चौक होता है। चौक जो है वो 4 रास्तों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे है तारक प्रतिरूप। तारक मतलब क्या? तार का पेड़ आप लोग जानते होंगे, तार का पेड़। तो तारक प्रतिरूप तो वही है, इसी से निकलेगा। देखिए, किसी एक मुख्य केंद्र बिंदु से जो अनेक रास्ते निकलते हैं तथा उस रास्ते के किनारे जो बस्ती होती है उसे तारक प्रतिरूप बस्ती कहलाता है। यानी कि तार का पेड़ आप लोग देखे होंगे, ऐसे एक तार का पेड़ है, तो एक ये मुख्य बिंदु हो गया। ठीक है, मुख्य बिंदु सब यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ऐसे करके ये तार का पेड़ का जो पत्ता होता है, ठीक है, तो उसी के जैसा ये जो बना हुआ रहता है और इसके किनारे जो बस्तियां बसी होती है उसी को तारक प्रतिरूप बस्तियां कहा जाता है। आगे है वृत्ताकार। चौथा क्या है? वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियां। तो इसमें क्या है? वैसी बस्तियां जो किसी जलकुंड, पर्वतीय शिखर और जल स्रोत के चारों तरफ बस्तियां होती है, उसी को
वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ कहा जाता है। यानी कि ये क्या है, ज़्यादातर क्या होता है कि पानी वाले जो स्रोत होते हैं उसके चारों ओर ये बसा हुआ बस्ती होता है। ये वृत्ताकार आकार के बस्ती के रूप में ये बसा होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियाँ कहा जाता है। आगे है 5वां दोहरे ग्राम प्रतिरूप बस्तियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, नदी पर पुल अथवा फेरी के दोनों किनारों पर बसने वाले ग्रामों का प्रतिरूप दोहरा ग्राम प्रतिरूप कहलाता है। फेरी मतलब क्या है कि जो घाट होता है, जो घाट के किनारे जो बस्तियां होती है, तो नदी या फिर घाट के जो दोनों किनारों पर जो बस्ती बसी होती है उसी को क्या कहा जाता है, तो दोहरा ग्राम प्रतिरूप बस्तियां कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया बस्तियों का, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो, और मैं बहुत सरल और सटीक शब्दों में समझाने का प्रयास की हूँ, और मेरा लैंग्वेज भी जो है वो एकदम आप ही लोग के जैसा मिलता जुलता है। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं खुद वो चीज़ लिखी हूँ और उसको मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसको देखिएगा कि आप उसको लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, ठीक है। बाकी इसमें जो मेन पॉइंट है उसको याद कीजिए, सारा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट आप लोग को याद हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर का चीज़ आप लोग खुद से लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।